हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, उसके लास्ट पे आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या है और फार्म को रजिस्टर कराना कैसे है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में दो लोग मिलके, जैसे कि सपोज आप और मैं, हम दोनों मिलते हैं और हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है सर? ये एग्रीमेंट ये कर लेते हैं कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि बिजनेस क्या करेंगे, कहां पे करेंगे, कितने पैसे आप लगाएंगे और कितने पैसे मैं लगाऊंगा, और प्रॉफिट जो होगा उसको बांटेंगे कैसे, आधा आधा बांटेंगे, मतलब आधा आप लोगे आधा मैं लूंगा, या फिर उसके तीन पार्ट करेंगे, दो पार्ट मैं लूंगा और एक पार्ट आप लोगे। तो ये सारा जो डिस्कशन है वो किसके अंदर किया जाता है? एग्रीमेंट के अंदर। तो अब क्या होता है बेटा, अगर ये जितनी भी आपने एग्रीमेंट में जो बातें, टर्म्स एंड कंडीशन करी हैं, इसके दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो आपने एग्रीमेंट किया है वो ओरली किया है। ओरल मतलब बस बातें आपने और मैंने करी और ठीक है, बस डन करके आ गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। मान लो कल को कोई डिस्प्यूट हो गया, अपनी कोई किसी बात पे कहा सुनी हो गई, तो इस चीज का क्या एविडेंस है कि आपने उस बात के लिए एग्री किया था? जैसे मान लो प्रॉफिट बांटते टाइम बात आ गई वहां पे कि पहले डिसाइड हुआ था कि दो पार्ट मेरे होंगे और एक पार्ट आपका होगा, लेकिन जब एक्चुअल में प्रॉफिट हुए और उसको बांटने की बात आई तो आप मेरे को कहते हैं कि सर प्रॉफिट तो हमने आधा आधा बांटने की बात की थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही होता है कि सारी की सारी टर्म्स हैं, जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम है, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं, रिटन में कर लेते हैं। तो जब एग्रीमेंट रिटन में हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसको हम? पार्टनरशिप डीड। इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट which contains the rules and regulation which govern the partnership, which govern the partnership। मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब यही है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो कि क्या क्या चीजें कंटेन करने वाला है? वो कंटेन करेगा आपकी टर्म्स कंडीशन, और ये आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको क्या करेगा? गवर्न करेगा, उसको चलाने में आपको हेल्प करेगा। अब बात है कि सर डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है? तो डीड के अंदर बेटा काफी सारी बातें लिखी जाती हैं। जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं वो आप अपनी डीड के अंदर लिख देते हैं। जो भी बातें आपने, जैसे मैंने अभी बोला कि हम दोनों बिजनेस कहां करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, आप कितने पैसे लगाएंगे, मैं कितने पैसे लगाऊंगा, ये हमारी क्या है? टर्म्स है। यही हमारी टर्म्स और कंडीशन है जो हम डीड के अंदर नोट करते हैं, जो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर नोट करते हैं। तो बेटा बुक के अंदर आपको 17 आइटम्स ऐसी दी हुई हैं जो वो बोलते हैं कि बुक के अंदर लिखी जाती है या डीड के अंदर लिखी जाती है। तो मैं आपको रीड आउट करके बताता रहता हूं, उनके नाम लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है डीड के अंदर क्या चीजें लिखी जाएगी? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म। पहले हम लिख देते हैं फर्म का एड्रेस। पहली बात क्या लिखी जाएगी सर? पहली बात इसके अंदर ये लिखी जाएगी कि पार्टनरशिप फर्म जो है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी दुकान है, जो हमारी फर्म है, वो कहां पे एस्टैब्लिश होगी, उसका एड्रेस क्या है, वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होती है। नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। जो आपके पार्टनर्स हैं उनका भी
प्रॉपर आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। तीसरी बात, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप जो है वो कितने टाइम तक हम करने वाले हैं। अगर आपने कोई ड्यूरेशन डिसाइड किया है कि हम 2 साल तक करेंगे या 3 साल तक करेंगे तो वो लिख दें। अगर आपने ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया है तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, फर्म का जो बिजनेस होगा उसका नेचर क्या होगा और उसका क्राइटेरिया यानी कि स्कोप कहां तक होगा वो आपको नोट करना है। नेचर के अंदर ये आपको एक सिंपल सा बताऊं कि हम लोग कैसा बिजनेस करने वाले हैं। हम किसी चीज की प्रोडक्शन करके सेल करने वाले हैं, मतलब किसी चीज को बना के फिर सेल करने वाले हैं, या फिर हम ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले हैं, तो आपको नेचर बताना होगा। और स्कोप का मतलब क्या है कि आप किस क्राइटेरिया तक उसको लेके जाएंगे, कि लोकली होगा मतलब फतेहाबाद में ही करेंगे या पूरे हरियाणा में करेंगे या पूरे इंडिया में करेंगे या उसको इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, ठीक है। तो आपको उसका स्कोप बताना होगा। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बिजनेस के अंदर आप कितने पैसे लगाने वाले हो, मतलब आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे और मैं कितनी इन्वेस्ट करूंगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कि जो प्रॉफिट होगा उसको हम आधा आधा बांटेंगे, किसी रेशियो में बांटेंगे। जैसे मैंने बोला था कि 2 पार्ट मेरे 1 पार्ट आपका, तो उसको हम बोलेंगे 2:1 और उसको लिखा कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी कि 2:1 या फिर 1:1 या फिर 3:2, कोई भी आप रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे नोट करनी है। अब मैं आगे पॉइंट्स लिख नहीं रहा, आपको बताते जाता हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को कोई कमीशन या सैलरी देनी है या नहीं देनी। अगर देनी है तो कितनी देनी है वो आप डिसाइड करोगे। अगर देनी है तो नोट करो, अगर नहीं देनी तो भी नोट करो कि हमने किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देनी। नेक्स्ट पॉइंट होगा लोन टू एंड बाय पार्टनर, कि फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती, फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है या नहीं ले सकती, तो वो आपको डिसाइड करना है और उसके बारे में नोट करना है। और उस इंटरेस्ट के ऊपर उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, पार्टनर कब फर्म से पैसे निकाल सकता है, कितनी बार पैसे निकाल सकता है, और जो उसने पैसे निकाले हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये पॉइंट भी आपको लिखना है वहां पे। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो भी आप खाते बना रहे हो, क्या उनका ऑडिट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, मतलब उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से हम चेक करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अगर करवाएंगे तो बताओ, नहीं करवाएंगे तो भी बताओ। नेक्स्ट है राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट्स है स्पेसिफाई कर दो, उसकी ड्यूटी क्या क्या है। जैसे मैंने बोला आप और मैं पार्टनर है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं बाहर से सारी परचेजिंग करूंगा और आपकी ड्यूटी है कि आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल करेंगे। तो हमारी जो राइट है, ड्यूटीज है और जो रिस्पांसिबिलिटीज है उनको आपने डिस्क्राइब कर देना, ताकि ये सारी बातें सिर्फ किसलिए लिखी जा रही हैं, ताकि आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि सब रिटर्न में होगा तो वहां से पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था। नेक्स्ट होगा एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वैसे तो बेटा एडमिशन और रिटायरमेंट के ऊपर हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसका सेक्शन 30 बताता है कि अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो सारे पार्टनर, बाकी जो बचे हुए हैं वो अगर एग्री करेंगे तभी आप उसको एडमिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको कोई कुछ इंटीमेशन देना या नहीं देना वो उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है सर, गुडविल का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, जो आपकी इमेज है उसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं पैसों में तो उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल को जब भी कोई नया पार्टनर आएगा या जाएगा उस टाइम पे वैल्यू किया जाता है, तो वो किस तरीके से वैल्यू करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे वो आपको स्पेसिफाई करना है।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म जो है उसको बंद किया जाएगा, तो कब किया जाएगा या कैसे किया जाएगा वो भी अगर आपने डिसाइड किया तो वो लिखो। डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके पैसे उसको साथ के साथ दे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। क्या अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके घर के किसी मेंबर को हम फॉर्म के अंदर पार्टनर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये आपको डिसाइड करके रखना और लिखना उसके अंदर। वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, अगर किसी भी पार्टनर ने कोई जो रूल है पार्टनरशिप का उसको अगर तोड़ दिया, उस रूल को अगर तोड़ दिया तो क्या करेंगे वो भी आपको नोट करना है वहां पे। आर्बिट्रेशन क्लोज, आर्बिट्रेशन क्लोज का मतलब क्या बेटा, आर्बिट्रेशन क्लोज का मतलब सिंपली ये है कि अगर आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, हम दोनों का कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करवाएगा, उसको सॉल्व कौन करवाएगा। तो अगर आपका और मेरा कोई ऐसा मीडियोकर है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको भी अच्छे से जानता है और मेरे को भी जानता है, तो हम उसको एज अ आर्बिट्रेटर यानी कि एज अ बिचौलिया जो हम दोनों की डिस्प्यूट है उसको सेटल करवाने का काम करेगा। अगर ऐसा कोई पर्सन आपने अपॉइंट किया है तो उसके बारे में भी आपको डीड के अंदर इंटीमेशन देना है, उसके बारे में डीड के अंदर आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को बेटा रजिस्टर, वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि कंपलसरी नहीं है, कोई धक्का नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको करवाएं नहीं करवाएं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। सर रजिस्टर कैसे करवाते हैं बेटा, रजिस्टर करवाने के लिए क्या है कि जो आपका हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ फार्म अपॉइंट किया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ फार्म, जिसका काम क्या होता है, फार्म को रजिस्टर करना, फार्म्स को क्या करना, रजिस्टर करना। तो अगर आपको अपनी फार्म को रजिस्टर करवाना है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाएं, वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड फी है वो आपको फीस देनी पड़ेगी और आपकी फार्म को रजिस्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसकी एक डिटेल चेकिंग होती है, डिटेल चेकिंग के बाद आपकी फार्म को रजिस्टर कर दिया जाएगा। कुछ बातें हैं जो उस फॉर्म के अंदर लिखनी होती हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द फॉर्म, सबसे पहला पॉइंट जो होगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप फॉर्म को रजिस्टर करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नाम लिखना है। जैसे अपनी फॉर्म का नाम है सपोज स्टूडेंट केयर, तो उसका नाम लिखेंगे वहां पे। नंबर 2 हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ऑफ फॉर्म, फॉर्म का जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, मतलब जितने भी हमारे को डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स है वो कहाँ भेजी जानी चाहिए, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल एड्रेस, वो सारा देना आपको, वो हेड ऑफिस में जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखनी है वो सारा यहीं पे हेड ऑफिस के अंदर लिखा जाता है। नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस, नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर फर्म हैज बिजनेस, मतलब अगर कहीं और भी आपका बिजनेस है तो वो भी आप बताओ, आपकी फर्म कहाँ पे बिजनेस कर रही है, सिर्फ फतेहाबाद में कर रही है, कहीं और भी जाके कर रही है, वो आपको बताना है। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जो आपके पार्टनर है उनका पूरा नाम और उनका एड्रेस आपको बताना है। डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म, डेट ऑफ एंट्री ऑफ
इन फर्म, जो आपके पार्टनर्स हैं उन्होंने फर्म के अंदर कब एंट्री ली वो आपको डेट लिखनी है। 6 पीरियड ऑफ द फर्म, पीरियड ऑफ द फर्म, कि अगर फर्म किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने 3 साल 4 साल पार्टनरशिप करनी है, अगर आपने डिसाइड किया हो तो आपको बताना है, अगर डिसाइड नहीं किया तो आपको नहीं बताना। और सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर हैं उन सबके सिग्नेचर आपको वहां पे करवाने होते हैं। अब क्या होगा बेटा, ये सब कुछ करने के बाद आप लोग वहां पे फॉर्म अपना फिल करके सबमिट करा दोगे। सबमिट कराने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, पूरी डिटेल चेकिंग होगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवाया तो अपनी फर्म को रजिस्टर करवा दिया, रजिस्टर करवाने के बाद अगर फर्म के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन होती है, फर्म के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन होती है, कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, या फिर क्या नाम है, उन्होंने अपना बिजनेस का जो स्कोप था उसको एक्सटेंड कर दिया, जो आपने डिटेल्स दी थी, अगर उन डिटेल्स के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, मतलब आपने हेड ऑफिस उठा के कहीं और रख दिया या कोई भी चेंज किया फर्म के अंदर, तो विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसकी डिटेल सबमिट करवानी पड़ेगी। 14 डेज के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको डिटेल्स सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप सबमिट नहीं करवाओगे तो वो जो आपने चेंज किया वो वैलिड नहीं होगा, जो भी आपने चेंजेस किए वो वैलिड नहीं होंगे। अब सर अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते और करवाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, पहले मैं बता रहा हूं, अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो, अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया तो फर्म किसी भी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती, कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई भी जो नया पार्टनर आता है वो भी अपने राइट्स के लिए जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकता। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो ये चीजें होंगी। वहीं अगर आप उसको रजिस्टर करवा देते हो तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपने राइट्स मिल जाएंगे, उसको दूसरे पार्टनर्स की ऑनेस्टी के लिए ही काम नहीं करना, फिर उसको राइट मिल जाएंगे उसके खुद के। अगर उसको किसी पार्टनर से प्रॉब्लम है तो वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगा। अगर पार्टनर को फर्म से प्रॉब्लम है तो पार्टनर फर्म के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है, और वहीं अगर फर्म को किसी पार्टनर के ऊपर प्रॉब्लम है तो फर्म पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है। ठीक है, कुछ और चीजें ये हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी या कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है और आपकी फर्म रजिस्टर है तो आपको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और वहां पे उसका इंटीमेशन दें, वहां पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे आए, आपकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बचेगी। मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो कोई पब्लिक नोटिस नहीं दे पाते तो उन्होंने सिर्फ क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहां पे बता देना है कि इस पार्टनर की डेथ हो गई है। जैसे ही वो वहां पे नोट कराएंगे तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, मतलब अब आगे जो फर्म काम करेगी उसकी डेथ के बाद उसमें वो लायबल नहीं होगा। सेम रिटायरमेंट में भी ऐसे ही है, रिटायर अगर पार्टनर होता है तो वैसे उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है, बट अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता और फर्म रजिस्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बताए कि मैं यहाँ से रिटायर हो चुका हूँ, फिर उसके बाद कोई भी लायबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। उसके रिटायर होने के बाद जो फर्म ने काम किए उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और प्लीज साथ साथ बुक को रीड आउट करते रहा करें कि कोई भी पॉइंट अगर आपको टिपिकल लगता है तो आप मेरे से पूछ लें। ठीक है।